मैच सिर्फ क्रिकेट का तो नहीं होता, सियासत का भी होता है। और आज आज़ाद कश्मीर असम्बली का बड़ा मैच है, सबसे बड़ा मैच है, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। हुकूमत साजी का अमल हतमी मरहले में दाखिल हो गया आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली को लेकर। और गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से अगर बात करें तो बड़ी अहम एक्टिविटीज़ भी हुई, अहम इजलास भी हुआ है, जिसमें 53 के ऐवान में जो 49 अरकान असम्बली हैं उन्होंने हलफ उठाया। PTI के MLA अनवारुल हक 32 वोट लेकर स्पीकर और चौधरी रियाज गुज्जर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार राजा फैसल मुमताज़ और निसार अब्बासी 15 वोट ले सके। आज हम अगर बात करें आज़ाद कश्मीर के कायदे अवान के हवाले से तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज उनका इंतखाब होना है और इस हवाले से स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा के लिए 4 ML, एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद और जो साथ साथ बात की जाए सरदार इलियास तनवीर साहब, ख्वाजा फारूक हैदर और अजहर सादिक के इंटरव्यू भी किए, लेकिन ताहाल अभी तक वज़ारत उज़्मा के लिए हतमी फैसला नहीं आ सका। ज़राए के मुताबिक सियासी तौर पर जो कह लें नए जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास, उनको गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद तलब किया गया है और उन्होंने PTI की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी की हैं। अपोजिशन की बात करें तो जो कह लें इंतहाई दिलचस्प और बात यह है कि पाकिस्तान में शदीद इख्तिलाफ रखने वाली अपोजिशन जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुत्तहिद नजर आ रही हैं। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए दोनों जमातों के दरमियान बाहमी ताउन भी देखने में आया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए मुतफ़िक़ा उम्मीदवार लाए गए, यहाँ तक कि वज़ारत उज़्मा के लिए भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने जो मुश्तरका उम्मीदवार है वो लाने का ऐलान किया है और मुस्तक़बिल में गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए मुश्तरका लाएअमल के तहत काम करने पर भी इत्तफाक किया। अच्छा, वैसे हम कह रहे हैं कि मुखालिफ, लेकिन पहले तो एक ही थे जब PDM बनी थी तो सारे लेकिन वो PDM वो कभी खुशी कभी गम, लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है। खैर, इस वक्त आसिफ रजा मीर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से मुसलसल उनसे अपडेट्स ले रहे हैं और उनके साथ साथ सीनियर तजियाकार जनाब इम्तियाज गुल साहब जो मुल्की सियासत के ऊपर, गैर मुल्की सियासत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी। आप दोनों मेहमानों को, इम्तियाज गुल साहब और आसिफ, हम वेलकम करेंगे। और गुल साहब, आपकी इजाजत से मैं पहले जरा आसिफ से अपडेट्स लेना चाहूंगा क्योंकि वो इस वक्त कानून साज असम्बली में मौजूद हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि वो हमें क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल जोड़ तोड़ के हवाले से बता सकते हैं। आसिफ, प्लीज बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या होने जा रहा है आज? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में एक और तारीखी दिन है जब 13वें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। 1975 से जब खान अब्दुल हमीद खान हमारे आज़ाद कश्मीर के पहले वज़ीर-ए-आज़म बने तो उस वक्त से लेकर आज जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ 13वें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। और ये पहली असम्बली है कि जिसमें अभी तक हुक्मरान जमात की तरफ से जो हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनने जा रहे हैं, जिनके वज़ीर-ए-आज़म अभी तक किसी का नाम सामने नहीं लाया गया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त में शेर शकर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे उनका मिसाली इत्तेहाद अपोजिशन का नजर आ रहा है। उनकी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ अकबर, जिनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए और आज वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया गया है। यहाँ पे हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि चौधरी लतीफ अकबर मद्दे मुकाबल होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी उम्मीदवार आज सामने आता है। और अब 9 बजे जो है वो कागजात नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा। 4 नाम इस वक्त तवातर के साथ लिए जा रहे हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद अली जो पहले भी वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, अगर आज उनका नाम आता है तो दूसरी दफा उनको ये एजाज हासिल होगा। उनके साथ सरदार तनवीर इलियास, मुजफ्फराबाद से ख्वाजा फारूक अहमद और इसके अलावा और भी 4 नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब है वो हमारे आइन के आर्टिकल 13 के तहत जो है वो उसका इंतखाब अमल में लाया जाता है। आज दिन 2 बजे पोलिंग होगी और इसमें पूरे का पूरा ऐवान जो है वो पोलिंग में अपना हिस्सा लेगा। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए सादा अक्सरियत की जरूरत है, जो बज़ाहिर जो है बहुत आसान हदफ नजर आता है। तो आसिफ, ये भी बता दें कि हम तक ये खबर तो पहुंची थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरव्यूज दिए थे कैंडिडेट्स के जो कि वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन क्या वज़ीर-ए-आज़म ने ये मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ मेंबर्स मुंतखब हुए हैं उनके साथ भी एक मीटिंग की जाए और उनकी राय भी ली जाए कि उनका एतमाद किस शख्सियत के ऊपर है? क्या ऐसा कुछ हुआ? देखिए, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बात तसलसल के साथ की जा रही है कि कश्मीर के फैसले कश्मीर के अंदर होंगे। ये इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा नारा रहा जिसने अवाम के अंदर बहुत ज्यादा पजीराई और मकबूलियत हासिल की कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग वाला काम नहीं करेंगे, कश्मीर के फैसले कश्मीर के अंदर होंगे। लेकिन उसकी वाज़ेह और पहली मिसाल आपने देख ली कि अभी तक वज़ारत उज़्मा के मामले पर आज़ाद कश्मीर का जो ऐवान है, जो अरकान असम्बली हैं, जिनको लोगों ने वोट की ताकत से असम्बली में
भेजा, उनसे नहीं पूछा जा रहा, ना उनसे राय ली जा रही है, ना ये सामने लाया जा रहा है कि कौन वज़ीर आज़म होगा। मैं 5वां इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, इससे पहले हमेशा हमें इल्म होता था कि आज फलां से वज़ीर आज़म बनेंगे, उनके लिए ये पहली बार होगी। ये पहला इलेक्शन है, पहली मरतबा इमरान ऐसा होने जा रहा है कि वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों को खुद भी नहीं पता कि अब उन्होंने शेरवानी सिलवाई है, उन्होंने तैयारी की है। ठीक हो गया, ये सरप्राइज है जिस तरह से पंजाब में ये हमें सरप्राइज मिला था, पंजाब वाला सरप्राइज तो नहीं मिले तो बेहतर। लेकिन इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ थैंक यू मच, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। इम्तियाज गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। जिस तरह से भी आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे कि कुछ सरप्राइज मिल सकता है, पहली बार हुआ है कि किसी को खुद भी नहीं अंदाजा, ये मतलब बड़ा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। शेरवानी सिली है, किसने पहनी है किसने नहीं पहनी, आपको क्या लगता है कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है अब तक जो 4 नाम सामने आए उनमें से? देखिए, कोई मालूम नहीं कि कोई ऐसे बंदे के नाम कोरा पड़ जाए जिसने शेरवानी नहीं सिलवाई हो। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि ये सारा मामला मुशावरत के साथ चल रहा है, और जो अभी आपके नुमाइंदे बात कर रहे थे कि कश्मीर के मामलात कश्मीर में हल होने चाहिए, तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म ने अगर ये बात की है तो गालिबन इस पर अमल भी करेंगे, और फिर जो बैरिस्टर सुल्तान है या ख्वाजा फारूक है, जिनको कहते हैं सॉन्स ऑफ सॉइल, जो कि उधर ही मौजूद हैं, उधर ही सियासत करते हैं। सरदार तनवीर इलियास माशाल्लाह बड़े मुतमव्वल, बड़े सनतकार, सरमायाकार हैं। मालूम नहीं कि वो किस हद तक ग्रास रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि उनकी जो चमक है वो किस तरीके से काम आ जाए, इन द सेंस के शायद वज़ीर आज़म ये समझें कि चूँकि ये माशाल्लाह अच्छे आसुदा हाल हैं तो गलत कामों की तरफ नहीं जाएंगे। सेल्फ एनरिचमेंट जिसको कहते हैं, यानी अपने ज़ाती कारोबार को मज़ीद बढ़ावा देने का काम नहीं करेंगे। तो उसमें अच्छी बात है कि मुशावरत 4-5 लोगों से वज़ीर आज़म ने किया है। अभी आपने सवाल किया था कि बाकी अरकान असेंबली के साथ भी वो मिल सकते थे। मेरा अपना ख्याल है कि अगर कश्मीर के नुमाइंदे हैं तो उनको जो उनके बड़े नुमाइंदे हैं, ज्यादा बाअसर लोग हैं, उन्हीं के साथ मिलना मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म के लिए काफी। मैं वज़ीर आज़म का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन अपने पाकिस्तान, चूंकि हम कहते हैं उसको मसाइलिस्तान, पाकिस्तान में इतने शदीद मसाइल हैं तो उसमें ये नहीं हो सकता कि हर इलेक्शन से पहले और खास गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, उसके इलेक्शन के बाद भी उनके अरकान से भी मिला जाए कि आपको किस किस्म की क़यादत चाहिए। इम्तियाज़ साहब, इसकी एक बुनियादी वजह है ना, वो आपको भी पता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ धड़ेबंदियां होती हैं, और कश्मीर के अंदर भी हैं, हमें भी मालूम है ये, जिस तरीके से एफर्ट्स इंतखाबात से पहले होती रही, तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि आप जब ऑपरेशन चलाने की कोशिश करते हैं तो फिर पंजाब जैसे या विफाक जैसे, कभी जैसे विफाक में आपका सेनेटर हार जाता है अक्सरियत के बावजूद, और पंजाब में भी मामलात मुख्तलिफ हो जाते हैं, ग्रुप सामने आ जाते हैं। तो ये इस वाले मामले से बचने के लिए डोंट यू थिंक कि मुशावरत हो जाती तो अच्छा था? देखिए, हो सकता है आपकी हमदर्दी पीटीआई के साथ हो, आपकी ख्वाहिश हो कि धड़ेबंदी उसमें ना हो। बीइंग पाकिस्तानी ऑब्वियसली सर, यस, ना हो। जो भी जमातें या रहनुमा खुद को जमहूरी कहते हैं, उनके अपने अपने ख्यालात होते हैं। हर पार्टी में मुख्तलिफ ख्यालात के लोग मौजूद होते हैं। दूसरी जमातों का जहाँ तक मुझे आइडिया है, खासतौर पे PMLN का, तो उसमें इख्तिलाफ राय या धड़ेबंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, आपको मालूम है कि किस तरह दोनों शरीफ बरादरान जो है वो बिल्कुल एक बादशाहों की तरह उनकी राय होती है। वो तो ये कहते हैं कि जब उनके पास कोई MNA जाता था कि मैंने अपने हलके के मसाइल आपके साथ डिस्कस करने हैं, तो कहते आपका कौन सा हलका है, वो हलका तो हमारा है। तो ये तो अगर धड़ेबंदी पार्टी के अंदर है या मुख्तलिफ ख्यालात है तहरीक इंसाफ के अंदर, तो बड़ी अच्छी बात है। कम से कम डाइवर्स ओपिनियन सामने आ जाती है। लेकिन ये ज़हन में रखे कि बड़ी धड़ेबंदी की कोशिश हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको मालूम है वो आतिफ खान और बहराम तरक़ई जो है वो अलग हो गए थे, उनका अपना कोई ग्रुप था। वज़ीर आला के साथ उनके इख्तिलाफात थे, उससे पहले उनके परवेज़ खटक के साथ इख्तिलाफात थे। बड़ा शोर हुआ कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, 15-16 लोग गले में, लेकिन उनका क्या बना, बिलाखिर वो फिर वापस आ गए। यही हाल पंजाब में भी हुआ। आपने बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन पंजाब में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको अगर आपका, मैं समझता हूँ जो कैप्टन है, रहनुमा जो है, वो अगर बिल्कुल उसके वाज़े ख्यालात हैं सियासी मामले तय करने के हवाले से,
तो वो उसमें फिर वो ब्लैकमेल नहीं होगा। ब्लैकमेल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इम्तियाज गुल साहब, साथ साथ अगर ऑपोजिशन की बात कर लें तो असेंबली में हमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद देखने को मिल रहा है, जो स्टार्टिंग में हमें शायद पीडीएम में भी देखने को मिला था, लेकिन बाद में हमें कुछ उसके खातिर ख्वाह रिजल्ट नजर नहीं आते। आपको लगता है यहाँ पर ये इनका इत्तेहाद जो है या भाईचारा बरकरार रह पाएगा? यहाँ पे भाईचारा बरकरार रहेगा क्योंकि कश्मीरी बड़े पुराने अमन पसंद लोग हैं और उन्हें भी अब आइडिया हो गया होगा कि जो उन्होंने दाल मूंगने की कोशिश की थी इस्लामाबाद के सीने पे या इमरान खान के, वो नहीं गली। इस्लामाबाद पीटीएम के जरिए जो कुछ उन्होंने करने की कोशिश की वो एक गुब्बारा था। हमने शायद इसी प्रोग्राम में पहले भी बात की थी और जब वो बना था तो उस वक्त भी हमने यही सोचा था कि पीटीएम एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौ ख्यालात के हामिल लोगों की का एक इत्तेहाद है, उससे मिलना कुछ नहीं है और इवेंचुअली वही हुआ है। तो कश्मीर में मैं नहीं समझता, क्योंकि अब तो देखिए अगर आपके पास अददी अक्सरियत ही नहीं है तो आप बहुत भी इकट्ठे हो जाएं तो क्या कर पाएंगे। अच्छा गुल साहब, एक सवाल यहाँ पे तर्ज सियासत के हवाले से है, चूंकि जिस तरह का इलेक्शन ये हुआ, ना तो इससे पहले ऐसा इलेक्शन हुआ, ना इस किस्म के नाखुशगवार वाकयात हमने उस तरह से देखे, ना इतनी हार्ड लैंग्वेज देखी जो मुख्तलिफ अतराफ से आई, तो इस दफा के इलेक्शन उस लिहाज से मुख्तलिफ था। और अब जिस तरह मुझे याद है जब हम वज़ीर आज़म कायदे अवान का इंतखाब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में होता था, हम जब कवर करने जाते थे तो कोई ऐसी खास इभाव नहीं होता था, बहुत ज्यादा हद तक सिचुएशन क्लियर होती थी, लेकिन फिर भी उसको हिडन रखा जाता था, एक सस्पेंस होता था। सो इज नाउ इन कश्मीर। तो आने वाले वक्त के अंदर अगर खुदा न खास्ता कश्मीर असेंबली के अंदर भी ऐसी सूरत हाल होती है कि अपोजिशन हुकूमत आमने सामने आते हैं, जैसे आपको बजट सेशन याद होगा पाकिस्तान का, तो आपको नहीं लगता कि ओवरऑल कश्मीर कॉज के लिए इट विल बी डैमेजिंग, यानी कि पाकिस्तान का तर्ज सियासत कश्मीर के तर्ज सियासत से मुख्तलिफ ही होना चाहिए था? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कश्मीर कॉज के नाम पे यहाँ पे दुकान सजाई गई थी, सजाई गई है बड़े अरसे से, हमें थोड़ा सा अब आवाम को इस हवाले से इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो लोग जो कि सबसे बढ़ के कश्मीर की बात करते थे, मैं अभी देख रहा हूँ कि अगर कश्मीर की तरफ आप चले जाएं, कश्मीर कॉज की तरफ, तो पहली बार 6 जनवरी 1948 और आखिरी बार 5 नवंबर 1965 को बाकायदा तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का जिक्र हुआ। कश्मीर पर जो बाकायदा पहली बहस थी वो पहली बार जनवरी 1948 में हुई, आखिरी बार 5 नवंबर 1965 को हुई। अब इससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि 31 अगस्त 2020 को भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना था 2 साल के लिए, और उसमें पाकिस्तान ने उसको वोट दिया है। अब इन हालात में आप किस कश्मीर कॉज की बात करते हैं? दूसरी बात कि 1965 से लेकर 1995-96 तक 31 साल तक पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा कश्मीर का किसी करारदाद में जिक्र नहीं किया गया। ये बाकायदा रिकॉर्ड है। यानी वो हुकूमत जनरल ज़िया-उल-हक से लेके और 96 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उस दौरान कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ अक़वाम मुत्तहिदा में। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कश्मीर के नाम पे एक दूसरे को जलील करते हैं, बदनाम करते हैं, और उस वक्त भी हुकूमतों में थे, सही, आज भी तकरीबन वही हुकूमत। लिहाजा हमें ये कश्मीर कॉज की बहस से निकल जाना चाहिए। अब सोचना ये चाहिए कि कश्मीर को हम पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बनाएं कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम के पैसे वहां पे खर्च हो रहे हैं। राइट, वो खर्च होते हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ खर्च होने चाहिए, बाकायदा पाकिस्तान के एक फेडरेटिंग यूनिट के तौर पर। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज गुल साहब, थैंक यू, आपके ख्यालात हम तक पहुंचे कश्मीर इंतखाबात को लेकर, और यहाँ पे आज कानून साज असेंबली के कायद का इंतखाब होना है। यकीनी तौर पे पीटीआई के ही उम्मीदवार हैं जो कामयाब होंगे, क्योंकि उनके पास अददी अक्सरियत मौजूद है, लेकिन कौन होंगे ये अभी तक मालूम नहीं है। अपडेट्स आती रहेंगी तो हम आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस।